हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इम्पीरियलिज्म इन एशिया। जी हाँ, हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि एशिया में जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं इसमें इम्पीरियलिज्म कैसे फैला, कैसे जो आउटर या जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना डोमिनेंस कैसे वीक कंट्रीज़ पर बनाया। इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग होने वाला है, तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आखिर तक बने रहिएगा। और जो भी इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन, इम्पीरियलिज्म इन एशिया। देखिए, इम्पीरियलिज्म इन एशिया के तरफ बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इम्पीरियलिज्म बेसिकली होता क्या है। देखिए, इम्पीरियलिज्म का मतलब है एक पावरफुल कंट्री अपना जो इन्फ्लुएंस है, अपना जो डोमिनेंस है, अपना जो पावर है उसका इस्तेमाल करके जो भी वीक कंट्रीज़ हैं, जो भी उस पावरफुल कंट्री से कम है या फिर जो अंडर डेवलप्ड है, ऐसे कंट्रीज़ के ऊपर अपना रूल इस्टेब्लिश करती है। ठीक है, अपना पावर इस्टेब्लिश करती है, उन्हें डोमिनेट करती है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है इम्पीरियलिज्म। ऐसे ही कुछ जो पावरफुल कंट्रीज़ थी, जो पावरफुल स्टेट्स थे, उन्होंने कैसे जो भी अंडर डेवलप्ड या वीक नेशंस हैं उनके ऊपर अपनी सत्ता, अपना रूल कैसे इस्टेब्लिश किया, ये हम इसमें जानेंगे। देखिए, इम्पीरियलिज्म इन एशिया। बाय अडॉप्टिंग वेरियस वेज द यूरोपियन नेशंस इम्पोज्ड इम्पीरियलिज्म ऑन द एशियन नेशंस। अब जो यूरोपियन नेशंस थे थोड़े से ज़्यादा रिच थे, डेवलप्ड थे, ठीक है, उनके पास पावर ज़्यादा थी, तो उन्होंने एशियन नेशंस जैसे कि इंडिया, चाइना, जापान, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड थाईलैंड, इनके ऊपर अपना जो कंट्रोल है वो कैसे इस्टेब्लिश किया। सबसे पहले देखते हैं इम्पीरियलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो हिस्ट्री जो है हमारी इंडिया की, हम काफ़ी ज़्यादा इससे फेमिलियर हैं, हमें पता है क्या है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमें ब्रिटिशर्स के बारे में ज़्यादा पता है। बहुत सालों से हमने सुना है ब्रिटिशर्स के बारे में क्योंकि उन्होंने बहुत साल तक अपने ऊपर राज किया है, अपना इन्फ्लुएंस हम पे बनाए रखा था, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स के बारे में तो हम ऐसे ही बोल देंगे कि क्या है उनकी हिस्ट्री। लेकिन उसके अलावा जो भी बाकी जो हिस्ट्री है या फिर बाकी जो चीज़ें हैं जैसे पोर्तुगीज़ के बारे में, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले पोर्तुगीज़। वास्को द गामा, द पोर्तुगीज सेलर, केम टू द कालीकट पोर्ट ऑफ इंडिया वाया साउथ अफ्रीकन पेनिनसुला इन द ईयर 1498 AD। तो वास्को द गामा पोर्चुगीज सेलर जो था वो कालीकट पोर्ट ऑफ इंडिया को आया वाया किससे, तो साउथ अफ्रीकन पेनिनसुला से आया। कालीकट इज़ अ पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न कोस्ट जो था ना इंडिया का, वहाँ पे कालीकट ये एक पोर्ट था। वास्को द गामा वॉज अलाउड बिजनेस कंसेशंस बाय किंग जामोरिन। तो यहाँ पे किंग जामोरिन जो थे उन्होंने वास्को द गामा को परमिशन दे दी कि आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस में उन्हें काफ़ी ज़्यादा कंसेशंस भी दिया। ठीक है, तो यहाँ से उनका जो एजेंडा था या हेतु था वास्को द गामा का यहाँ पे आने का था, शुरू में तो बिजनेस रिलेटेड ही था, लेकिन बाद में जाकर क्या हुआ हम ये देखते हैं। देखिए, द पोर्तुगीज इनिशियली हैड ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द इंडियन पॉलिटिक्स। हाउएवर द पोर्तुगीज ट्राइड टू प्रोपोगेट द रिलीजन, एक्सपांड द रूल एंड बिजनेस एट द सेम टाइम। तो शुरू में तो उन्होंने भाई बिजनेस पर ही ध्यान दिया, बाद में जाकर उन्हें इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पोर्तुगीज ने क्या किया, एक गलती कर दी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांशन करने के मोटिव से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी कि रिलीजन प्रोपोगेट करना, अपना रूल एक्सपांड करना और बिजनेस को भी बढ़ाना, इन तीनों चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को वो एक साथ एक टाइम पर करने लगे। ठीक है, मतलब अगर वो ब्रिटिशर्स की तरह पहले बिजनेस पे ध्यान देते या फिर बाद में बिजनेस को थोड़ा सा कम कर कर अगर पॉलिटिक्स में घुसते, तो शायद हो सकता था कि उनका जो है रूल जो है वो काफ़ी समय तक इस्टेब्लिश हो सकता था। लेकिन यहाँ पे इन भाई साहब ने और इनकी जो टीम है, इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि इन्होंने यहाँ पे इन सभी चीज़ों को, रिलीजन प्रोपोगेट करना, अपना रूल एक्सपांड करना और बिजनेस भी अच्छी तरह से एकदम पावरफुली सेटअप करने में ना एक गलती कर दी कि ये सारी चीज़ें उन्होंने एक साथ ही करनी शुरू कर दी। देयरफॉर दे कुडंट सेट अप एन एम्पायर इन इंडिया।
इंडिया, इसीलिए उनका जो है दबदबा थोड़ा सा यहाँ पे नहीं जम पाया. दे गॉट रेस्ट्रिक्टेड टू गोवा, दीव एंड दमन आइलैंड्स ओनली. तो इन तीनों गोवा, दीव एंड दमन में ही वो सीमित रह गए. इसके आगे वो एक्सपांड नहीं कर पाए, ना कि अपना बिजनेस ना ही अपना रूल. ओके, आगे बढ़ते हैं. देखिए, डच, पोर्तुगीज वर फॉलोड बाय द डच इन इंडिया. द डच वर टू इंटरेस्टेड. अब यहाँ पे डच की बात लेते हैं, ये भी तो आए थे इंडिया. तो डच जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बिजनेस को लेकर. दस all that they could do was to establish their control over the Southeast Asian islands only. तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर पाए, साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड्स पर ही अपना क्या कर पाए, कंट्रोल रख पाए, कंट्रोल इस्टेब्लिश कर पाए. अब देखिए कौन आते हैं, अब आते हैं फ्रेंच. देखिए, फ्रेंच बिगेन देयर ट्रेड इन इंडिया फ्रॉम द ईयर 1625 AD. 1625 AD से उन्होंने अपना क्या किया, ट्रेड इंडिया में शुरू किया. हाउएवर फ्रेंच ने कौन कौन से राज्यों को डोमिनेट किया है ज़्यादा, तो चंद्रनगर, पौंडीचेरी जिसे पुडुचेरी भी कहा जाता है, कराईकल, येनम एंड माहे, यहाँ तक ही ये अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर पाए. राइट. अब देखिए, अब बारी आती है हमारे ब्रिटिशर्स की. तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ. विद द पर्पस ऑफ इनिशिएटिंग बिजनेस विद इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स ने क्या की, सेटअप की. ठीक है, ब्रिटेन द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया इन द ईयर 1600 AD. व्हेन द ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया, नॉर्थ इंडिया जो है वो रूल किया जा रहा था बाय द मुगल्स. 1615 AD में द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज परमिटेड टू इरेक्ट अ बिजनेस सेंटर इन सूरत बाय बादशाह जहांगीर. तो सूरत में अपना बिजनेस सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए बादशाह जहांगीर ने परमिशन दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को. द पॉलिसी ऑफ द कंपनी वॉज कंसर्न विथ ओनली बिजनेस इन द बिगनिंग. तो यहाँ पे गलती हुई है जहांगीर से कि उन्होंने परमिशन नहीं दे दी. परमिशन अगर वो नहीं देते तो चाहे मतलब जो इतना हो गया ना, इतना ज़्यादा जो नुकसान या लॉस जो हम इंडियंस को झेलना पड़ा, ये नहीं होता शायद. तो उन्हें बिजनेस के थ्रू एंट्री मिल गई इंडिया में. और बाद में शुरू में क्या हुआ, वो भी जैसे कि पोर्तुगीज़ थे वैसे शुरू में ये भी जो है बिजनेस रिलेटेड ही इंटरेस्टेड थे, कंसर्न थे. लेकिन बाद में देखिए, हाउएवर द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड टू डैबल इन इंडियन पॉलिटिक्स. बाद में ये जो है इंडियन पॉलिटिक्स में घुसने लगे. एज द मुगल रूल बिगेन टू शो द साइंस टू डिक्लाइन. जैसे जैसे मुगल रूल में जो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, उनके बीच में ही मुगल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए. ठीक है, बादशाह औरंगजेब के डेथ के बाद ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स अपने अपने में ही उनके में शुरू हो गए, जिसका फ़ायदा जो है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया और इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री कर दी. अब देखिए बारी आती है कर्नाटका बैटल्स की. कर्नाटका बैटल्स बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस. कर्नाटका रीजन में देखिए, देयर स्प्रंग अप कॉन्फ्लिक्ट इन द बिगरिंग बिजनेस अफेयर बिटवीन द इंग्लैंड एंड द फ्रांस ऑन द वन हैंड एंड द पॉलिटिक्स एट द कोर्ट ऑफ द नवाब. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, बिजनेस अफेयर्स के रिलेटेड इंग्लैंड और फ्रांस में तो कॉन्फ्लिक्ट था ही डेफिनेटली, और साथ में कोर्ट में जो है यानी मतलब नवाबों के बीच में भी जो है वो पॉलिटिक्स चल रही थी. ऑन द अदर हैंड, ऑल द फर्स्ट 3 battles fought in the Karnataka region were caused because of the rivalry between the England and France. तो यहाँ पे कर्नाटका रीजन में जो शुरू में बैटल्स हुए हैं, ये रीज़न क्या है, तो यही है कि इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में बहुत ज़्यादा राइवलरी थी, बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी. ठीक है, फर्स्ट बैटल जो है इस रीजन में वो जीता गया बाय द फ्रेंच ड्यू टू द ब्रेवरी ऑफ द कमांडर ड्यूप्लेक्स. तो पहला जो बैटल हुआ वो जीत गए फ्रेंच, whereas the second battle was won by the British. दूसरा बैटल जो है वो ब्रिटिशर्स जीत गए, as their commander Robert Clive showed greater war strategy than his French counterpart could do, and the French had to bring about a treaty at Pondicherry with the England. और इसी सेकेंड बैटल जो ब्रिटिशर्स वन कर गए, तो इसकी वजह से एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी फ्रेंच को at the Pondicherry with the England. Okay, in the third battle in the year 1760, England defeated the French army at the Vandivash in Karnataka. और जो थर्ड बैटल है वो भी यहाँ पे जो इंग्लैंड था, जो ब्रिटिशर्स थे, वो जीत गए. एज अ रिजल्ट देयर केम इनटू बीइंग अ कमर्शियल डोमिनेशन ऑफ द ब्रिटिश. तो यहाँ पे फ्रेंच की जो सत्ता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, पौंडीचेरी पे भी, और बाकी की जो भी रीजन जो पहले फ्रेंच के कंट्रोल में थे वो अब किसके कंट्रोल में आ गए थे, इंग्लैंड के कंट्रोल में आ गए थे. ठीक है, दस आफ्टर द डेथ ऑफ द फ्रेंच द इंपीरियल रूल्स ऑफ ब्रिटिश गॉट डीपर इनटू द इंडियन सॉइल. और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके जो रूट्स हैं, इंपीरियल रूट्स, ये इंडियन सॉइल में कुछ इस तरह से दब गए, इस तरह से घुस गए कि यहाँ से इंडिया से जाने के लिए कितने साल
साल लग गए, ये तो हम सब जानते ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल। अब देखते हैं बंगाल। अब यहाँ पे हमें समझ आ रहा होगा कि जो बाहर के आउटर कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वो हमारे ही कंट्री में आकर धीरे धीरे कैसे हर जगह फैलने लगे हैं, धीरे धीरे अपना डोमिनेंस जो हर जगह है वो फैलाने लगे हैं। देखिए अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अभी बंगाल में कब्जा कर लिया। किस तरह कर लिया, तो देखो ब्रिटिशर्स ने कुछ बैटल्स किए, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासे इन 1757 एंड द बैटल ऑफ बक्सार इन 1764, और ये दोनों बैटल्स भी ब्रिटिशर्स जीत चुके हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का जो फाउंडेशन है, उनका जो रूल है, वो इंडिया में बहुत ही स्ट्रांग तरीके से इस्टेब्लिश हो गया। ओके, नाब हम यहाँ पे देखते हैं कि साउथ इंडिया में ब्रिटिशर का रूल कैसे एक्सपांड हुआ। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी साउथ इंडिया हैड द डोमिनेशन ऑफ द निज़ाम, हैदर अली एंड द मराठा रूलर्स। तो यहाँ पे साउथ इंडिया में निज़ाम, हैदर अली और मराठा रूलर्स का ज़्यादा क्या था, दबदबा था, उनका रूल था। हैदर अली वॉज डेफीटेड बाय द ब्रिटिश इन कोलैबोरेशन विद द निज़ाम एंड मराठा। तो यहाँ पे हैदर अली को किसने हरा दिया, ब्रिटिशर्स ने कोलैबोरेट करके विद द निज़ाम एंड मराठास। उसके बाद में टीपू सुल्तान जो हैदर अली का बेटा था, उन्हें भी हरा दिया गया है। देयर हैड बीन 3 battles बिटवीन द मराठास एंड द ब्रिटिश बिटवीन 1775 एंड 1880। उसके बाद में मराठास और ब्रिटिश के बीच में भी 3 battles हुए हैं। महादजी शिंदे डिफीटेड द ब्रिटिश इन द फर्स्ट ऑफ दिस बैटल। और इन बैटल्स में जो पहली बैटल्स हुई थी, इसमें महादजी शिंदे ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया। हाउएवर इन द सेकेंड बैटल ब्रिटिश आर्मी केम ऑफ विद द फ्लाई कलर्स। तो यहाँ पे दूसरे बैटल में ब्रिटिशर्स जीत गए। Finally, Bajirao too had to face defeat at the Battle of Ashti at the hands of English army. अब यहाँ पे बाद में क्या हुआ, बाजीराव को हार माननी पड़ी, बाजीराव के हो गए, हार गए। The Nizam had accepted the subsidiary alliance system. अब यहाँ पे निज़ाम जो थे वो अलायंस में आ गए थे, हम अलायंस कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था, निज़ाम जो है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए थे, उनके अंडर काम करने लगे थे। Thus the subsidiary alliance agreement helped the British to expand the territories in India. और इस अलायंस एग्रीमेंट की वजह से हाथ मिला लिया था ना निज़ाम ने, तो यहाँ पे वो नाम के ही पार्टनर्स थे, ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ पे हर चीज़ जो है वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग एंड उनके विजन डिज़ायर के अकॉर्डिंग चल रही थी। तो इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने अपने इंडिया में कई टेरिटरीज़ पर जो है अपना जो रूल है वो एक्सपांड कर दिया। अब यहाँ पे बारी आती है पंजाब की, द पावर एक्सपांशन इन पंजाब। देखिए डिफिट मराठास के डिफिट के बाद में एक्सेप्ट फॉर सिख पावर और प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया वर अंडर द ब्रिटिश रूल। मतलब सिख पावर या सिख टेरिटरी को छोड़कर बाकी सारे जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो क्या हो गए थे, वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए थे। इट वॉज अ महाराजा रंजीत सिंह हु ऑर्गेनाइज द मेंबर्स ऑफ द सिख कम्युनिटी। और सिख कम्युनिटी के जो राजा थे, जो किंग थे, वो कौन थे, महाराजा रंजीत सिंह थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अंडर द थ्रेट ऑफ महाराजा। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी महाराजा रंजीत सिंह से बहुत डरती थी। जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे ना, उन्होंने पंजाब में घुसने की हिम्मत तक नहीं की। ठीक है, द ब्रिटिश could not do any damage to the Sikh reign as long as the Maharaja Ranjit Singh on the throne. The Sikh Empire had spread in the regions of, जो Sikh Empire था वो बहुत regions में spread हो चुका था। पंजाब में था, सिंध में था, कश्मीर में था, और कई एरियाज जो अभी का पाकिस्तान है, कई एरियाज में था पाकिस्तान के। In the wake of Maharaja Ranjit Singh's death in 1839, the quarrels among the successors of the Sikh Empire become an advantage for the British. लेकिन 1839 में महाराजा रंजीत सिंह के डेथ के बाद उनके सक्सेसर्स के बीच में ना बहुत ज़्यादा कॉरल शुरू होने लगा, सत्ता को लेकर, कुर्सी को लेकर। देखिए महाराजा रंजीत सिंह की स्टोरी ना काफ़ी इंस्पायरिंग और हम कह सकते हैं काफ़ी मोटिवेटिंग है, काफ़ी कुछ सीखने मिलता है उनके स्टोरी से। अगर आपने उनके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, आपको गूज बम्स आ जाएंगे। इतनी इनकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरी है महाराजा रंजीत सिंह की। ठीक है, देखिए उसके बाद में जैसे कि मैंने कहा कि कॉरल शुरू हो गए उनके सक्सेसर्स के बीच में। द इंग्लिश एम्पायर वन द वास्ट रीजन अंडर द सिंह एम्पायर बिटवीन 1845 एंड 1848। और इन्हीं मतभेदों का, इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स के फ़ायदा उठाकर ब्रिटिश ने सिख एम्पायर को भी अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, और इस तरह से पंजाब भी क्या हो चुका था, अपने ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया था।
ठीक है। अब देखिए द एब्सोल्यूट रूल ऑफ द ब्रिटिश। लॉर्ड डलहौसी इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से एंड अंडरटुक द मिशन ऑफ मर्जिंग द लोकल प्रिंसली स्टेट्स इनटू द ब्रिटिश एम्पायर। तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौसी का जो प्रिंसिपल था वो ये था, उनका ये मिशन था कि जो भी लोकल प्रिंसिपल स्टेट्स हैं उन्हें ब्रिटिश एम्पायर के कब्जे में लाना है, मर्ज करना है। जैसे कि स्टेट ऑफ अयोध्या वॉज मर्ज अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ऐसे बहुत सारे स्टेट्स थे, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पे रूल तो हमारे इंडियन नेटिव्स ही कर रहे थे, इंडियन जो भी राजा थे वही कर रहे थे, लेकिन सिर्फ नाम के लिए वो कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके ऊपर जिसका कंट्रोल था वो था ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो जहाँ जैसे कि हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने लोकल प्रिंसली स्टेट्स के जो भी किंग्स थे उन्हें अपने हाथ की कठपुतली बना के रख दिया था। ठीक है। Thus, in the 100 years between 1757 and 1857, almost the entire region of India was brought under the governance of the England. तो इस तरह से 100 साल ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया है। 1757 से लेकर 1857 तक अगर हम देखेंगे तो धीरे 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 जैसे कोई बीमारी धीरे धीरे हर जगह फैलती है ना, उसी तरह से ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल, अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल करके पूरे इंडियन एम्पायर पर धीरे धीरे करके अपना डोमिनेंस, अपना रूल जो है, अपनी जो पावर है, सत्ता जो है वो इस्टेब्लिश कर दी थी। और इस तरह से इंग्लैंड के अंडर पूरा इंडिया आ चुका था। तो इस तरह से ये है इम्पीरियलिज्म इन एशिया, जिसके अंदर हमने एशिया में अलग अलग जो भी रूलर्स आए, जो भी फॉरेन कंट्रीज़ आए, जिसने अपना इम्पीरियलिज्म कैसे इंडिया पर इस्टेब्लिश किया, इसके बारे में स्टडी किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये इम्पीरियलिज्म इन एशिया का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने इंडिया के बारे में जाना। आगे जाकर अगले सेशंस हमारे जो होने वाले हैं वो चाइना के बारे में होंगे, वो जापान के बारे में होंगे। एशिया जो है वो इतना पावरफुल, इतना रिच और इतना हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी से भरा हुआ हम कह सकते हैं एशिया है, जो बाकी अगर हम देखेंगे तो उतना हमें नहीं मिलेगा। तो इसी का फ़ायदा उठाकर जो है इन्हीं रिच कंट्रीज़ को अपने अंडर लाने के लिए कई ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने अपना इस्तेमाल किया है, हमें यूज़ किया है, हमारा पूरा लॉस किया है। यहाँ के जो भी रिच एलिमेंट्स हैं वो अपने स्टेट में ले जाकर, अपने कंट्री में ले जाकर वो खुद और ज़्यादा रिच हुए हैं। हमें अंडर डेवलपिंग नेशन रखते हुए खुद को और डेवलप्ड करने का काम उन्होंने किया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ये सेशन। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, हिस्ट्री रिलेटेड भी हैं। प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइए। थैंक यू सो मच।